हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में। क्लास आज हम 25 लेंगे। चैप्टर 4 हाउस प्रॉपर्टी हम पहले स्टार्ट कर चुके थे। इसकी एक क्लास हो चुकी है। 24 से हमने इस हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि कल हमने कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे कि सबसे पहला टॉपिक था, हमने लिखा था कि 3 ऐसी कंडीशंस होती थी जब हम ये मान लेंगे कि ऐसा होता है तो हम मानेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। फिर हमने पढ़ा था कि हम डीम टू हाउस प्रॉपर्टी कब मान लेंगे और कब उसको ना इसी हेड में टैक्सेबल मानेंगे इनकम, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। फिर मैंने कहा था उसके ऊपर हम 2 एग्जाम्पलों से सोल्व करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। आपको पहले मैं ये बता दूं कि हमारे पास में 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है किसी भी इनकम के हाउस प्रॉपर्टी से होने के कारण। पहला तो ये था कि हमारे पास में जो भी हम बाहर किराए पर उठा रहे हैं वो मकान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा ये जो एसएससी करदाता है वो उसका मालिक ओनर स्वामी होना चाहिए। तीसरा ये कि वो जो बिल्डिंग है जिसको आपने उठाया है वो आपके किसी बिजनेस में यूज़ में नहीं आ रही हो। ऐसा नहीं हो कि आप खुद के बिजनेस कर रहे हो उसी के अंदर उसी को आपने किराए पर उठा रखा हो उसी बिजनेस के पर्पज़ से। तो ये 3 कंडीशन ही 3 यदि चीज़ें एप्लीकेबल होती है तो हम मान लेंगे कि ये सब ठीक है और हम इसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान लेंगे। तीनों चीज़ें एप्लीकेबल होती है। तो अब देखिए, पहला इसमें एक एग्जाम्पल है 4.4, वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए इसमें 4.1 उसमें लिखा हुआ है, पहला टॉपिक है ओनली ए लैंड एप्रोटेटमेंट टू हाउस वाज लेट आउट ₹8,000 पर मंथ। यहाँ पर बताया गया है कि केवल मकान से जुड़ी हुई भूमि है जो 2,000 प्रति माह किराए पे दी गई है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या नोट कराया गया है कि मकान से जुड़ी हुई केवल भूमि दे रहे हो आप, केवल लैंड दे रहे हो, पूरा मकान नहीं देकर आप क्या दे रहे हो, केवल भूमि दे रहे हो। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक में टैक्सेबल नहीं होगा, ये होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। वापस समझ लीजिए, हमारा नियम ये बोलता था कि आपने जो भी हिस्सा दिया हुआ है किराए पर वो मकान से जुड़ा हुआ होना चाहिए और मकान के साथ दिया होना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई खेल मैदान है उसके साथ मकान और बनवा है तो मकान का किराया और खेल मैदान दोनों किराए पर आपने उठा रखा है, तब तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा क्योंकि आपने वो मकान किराए पे दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने केवल लैंड दी है, मकान तो किराए पे दिया ही नहीं। जब मकान किराए पे दिया ही नहीं, हाउस है जो हाउस जिसे हम बोल रहे हैं वो उसको तो आपने किराए पे दिया नहीं है ही नहीं, तो फिर वो इस साइड में टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा क्योंकि यहाँ से जो मकान से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है वो केवल वो दे रहे हो आप, मकान को तो हम दे ही नहीं रहे, इस कारण वो साइड में टैक्सेबल नहीं होगा। सेकेंड था एसएससी ऑब्टेन ए हाउस एट ए रेंट 4,000 पर मंथ एंड इट वॉज सबलेटेड एट ए 5,000 पर मंथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, एसएससी जो करता था उसने 4,000 पर मंथ के ऊपर क्या है किराया से ले लिया मकान और फिर उसको 5,000 महीने में दे दिया, तो इसने सब लेटिंग कर दिया। तो सब लेटिंग भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे वो सेकंड प्रिंसिपल हो जाता है कि आप उसके मकान के स्वामी होने चाहिए। तो यहाँ पर वो मकान का स्वामी नहीं है क्योंकि वो उसने खुद ने किराया पे लिया हुआ है, तो मकान का स्वामी नहीं होने के कारण इसको यहाँ पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। आगे बात समझ में, सब लेटिंग जो है जिसमें मिस्टर ए ने लिया बी से और बी फिर ए ने लेकर किसी और को सी को दे दिया, तो इस तरह से ए उसका मालिक नहीं था, मालिक तो ओनर उसका बी था। इस प्रकार से ये राम कहानी यहाँ पर बताई गई है आपको। तो इस साइड में ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानी जाएगी। थर्ड है एसएससी लेट आउट वन ऑफ हिज हाउस ऑन हिज हाउस टू एन एम्प्लॉय ₹3,000 पर मंथ इन इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर एसएससी ने क्या बोल रहा है, जो करदाता है वो बोला है 3,000 महीने पर मंथ के हिसाब से अपने कर्मचारी उसको दे दिया और वो कर्मचारी है वो हमारे बिजनेस का कर्मचारी है। यहाँ पर बोला है इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप दे रहे हो तो व्यवसाय का प्रयोग माना जाएगा। मैंने बताया था यदि आप आपके लिए बिजनेस यूज का मतलब 2 कंडीशन लिखवाई थी। यदि मान लीजिए बिजनेस के हिसाब से वहाँ पर कोई कर्मचारी रह रहे हैं तो उसे बिजनेस यूज मानेंगे, या फिर वहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन आपने खोल लिया, कोई बैंक खोल लिया, पोस्ट ऑफिस खोल लिया, कस्टम रिवार्डिंग ऑफिस, ऐसा कोई सा भी ऑफिस खोल लिया जिससे आपके बिजनेस को बेनिफिट मिलने वाला है, तो हम ये मानेंगे हम उसे अपने बिजनेस में काम ले रहे हैं। तो इस केस के अंदर क्योंकि आप अपने ही बिजनेस में काम में ले रहे हो, अपने बिजनेस में काम ले रहे हो, तो इस केस के अंदर हम उसे टैक्सेबल नहीं मानेंगे। साइड के अंदर इस साइड में टैक्सेबल नहीं होएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर काउंट नहीं होगा। 3,000 पर मंथ जो आप इंटरेस्ट 3,000 पर मंथ आप जो किराया पे दे रहे हो उसे हम ये मानेंगे कि आप बिजनेस यूज कर रहे हो उसे। नेक्स्ट बताया गया है एसएससी लेट आउट वन ऑफ हिज हाउस टू ए बैंक इन ए फैक्ट्री परमिस। तो फैक्ट्री की जो आपका एरिया है उसके अंदर आपने एक बैंक खोलेंगे जगह है, वो बैंक खोलेंगे दे दिया 3,000 पर मंथ के अंदर इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। तो वापस वही चीज़ आ गई, खुद के बिजनेस के इंटरेस्ट में दिया है आपने, क्या आपके बिजनेस उससे ग्रोथ करेगा, तो इस कारण ये बिजनेस का ही पार्ट माना जाएगा। क्या ये माना जाएगा कि आप किराए पर ना देकर अपने बिजनेस की ग्रोथ करवा रहे हो, तो इस कारण इसको भी हम यहाँ पर टैक्सेबल नहीं मानेंगे। 5 है एसएससी यूज ए हाउस एज ए गोडाउन
फॉर हिज बिजनेस ऑफ क्लॉथ। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, तो इसका बिजनेस ऑफ क्लॉथ है, मतलब ये बता रहा है कि हमारा जो व्यापार है वो क्लॉथ का, ऊपर जो 3 और 4 में हमें नहीं बताया गया था कि व्यापार कहाँ का है। व्यापार यहाँ पर आपको बता दिया गया है, व्यापार इसका कहाँ का है, क्लॉथ का है। ठीक है साहब, क्लॉथ का व्यापार है और क्लॉथ का व्यापार है और उसका आपने गोदाम के पर्पज़ से आप उसे यूज़ कर रहे हो। तो पहली बात तो ये है कि आप उसे अपने खुद के बिजनेस में यूज़ कर रहे हो। खुद के बिजनेस में यूज़ करने के ऊपर हमने बताया था कि ये इस हेड में टैक्सेबल नहीं होएगा, इस हेड में किस हेड में टैक्सेबल होगा, इसका किराया हम मान्य करेंगे नहीं। क्या, क्योंकि खुद के बिजनेस से किराया ले रहा है और खुद ही किराया दे रहा है एक दूसरे, अब कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति है ही नहीं यहाँ पर। मतलब मैं खुद व्यापारी हूँ, मैं खुद कपड़े का व्यापारी हूँ और मैं खुद अपने ही मकान के अंदर किराए पे गोदाम पे ले रखा है, अपना ही मकान ले रखा है, तो मैं अपने आप को किराया दे रहा हूँ। तो ये चीज़ मान्य नहीं होगी इनकम टैक्स के पर्पज़ से, और ना ही ये अकाउंटिंग पर्पज़ से वहाँ खर्चों के अंदर मान्य होगी। कोई व्यक्ति खुद को किराया थोड़ा दे सकता है, तो इस तरह से हम ये चीज़ नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिजनेस सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ और लॉ मैंने आपको एक कंसेप्ट वो लिखवाया था कि यदि मान लीजिए कभी कभी इस केस के अंदर भी कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको रेंट रिसीवेबल अमाउंट मान ली जाएगी और उसे हम टैक्सेबल कर लेंगे इसी हेड के अंदर। वो कब होगा, वो कंडीशन नंबर 6 बताई गई है, अभी इसके अंदर फिलहाल नहीं है। फिलहाल आप ये मानेंगे इसके 5 के अंदर कि आपका बिजनेस का व्यापार चल रहा है, बिजनेस का व्यापार जो है बिजनेस जो चल रहा है क्लॉथ का चल रहा है, और जो कपड़े का जो व्यापार है वो टैक्सेबल होता है और अपने आप को कोई किराया दे नहीं सकता। इस कारण ये इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 6.6 आपको कुछ एक नई चीज़ सिखाने जा रहा है यहाँ पर। एसएससी यूज ए हाउस इन सिटी एज ए गोडाउन फॉर मार्केटिंग ऑफ हिज क्रॉप कल्टिवेटेड ऑन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। यहाँ पर ये बताया गया कि एसएससी है जो करदाता है, वो सिटी में उनके शहर के अंदर एक गोदाम है, वो काम में ले रहा है, खुद का गोदाम है, हाउस के अंदर गोदाम बना हुआ, उसे काम में ले रहा है, और वहाँ पर क्या कर रहा है, वो अपने जो एग्रीकल्चर उत्पादन है उसको वहाँ पर सेल आउट करने के लिए उसे काम में ले रहा है। जो एग्रीकल्चर की फसल हुई है उसे काम ले रहा है। अब एग्रीकल्चर जो फसल होती है वो भारत के अंदर टैक्स करमुक्त है, आपको बताया गया वो क्या है, करमुक्त है। तो इसका नियम मैंने कि ये चीज़ लिखवाई थी आपको, यदि मान लीजिए बिजनेस इनकम है वो नॉट टैक्सेबल है, यदि आप ऐसे बिजनेस में काम में ले रहे हो जो कि टैक्सेबल नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि आपने जो अपना जो उसका है ना, हम एस्टीमेट किराया निकालेंगे भाई, इस हाउस का एस्टीमेट मार्केट के हिसाब से हमारा कितना जो रेंट रिसीवेबल वो बनता है, और उसको हम टैक्सेबल मानेंगे। तो यहाँ पर रिसीवेबल रेंट फ्रॉम दिस हाउस जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। 5 और 6 को वापस समझ लीजिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैसे, कि आप कर रहे थे यहाँ पर बिजनेस से पहले आप कर रहे थे क्लॉथ का, और दूसरा बिजनेस कर रहे थे आप किसका, एग्रीकल्चर का। तो ये तो था टैक्सेबल और ये था नॉन टैक्सेबल। अब रेंट का ऊपर इसका क्या असर आएगा, तो रेंट के ऊपर असर आएगा, यहाँ पर हम किराया मान्य करेंगे ही नहीं, हम किराया मानेंगे ही नहीं यहाँ पर कि वही अपने आप को कोई किराया दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे बिजनेस में लगा हुआ है जो टैक्सेबल है। क्योंकि भारत के अंदर जो कपड़े का व्यापार है वो टैक्सेबल है, भारत में जो टैक्सेबल नहीं है वो केवल एग्रीकल्चर ही टैक्सेबल नहीं है, बाकी सारे टैक्सेबल हैं। अब चूंकि एग्रीकल्चर यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है, तो ये माना जाएगा कि एग्रीकल्चर टैक्सेबल नहीं है, तो यहाँ पर रेंट रिसीवेबल अमाउंट निकाली जाएगी, और वो इस हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा वो इनकम। वो एस्टिमेट जो भी किराया उसका बनता है वो यहाँ से आएगा। अब आप क्योंकि इसकी रेट कहाँ से आएगी, रेट हम मार्केट रेट यहाँ से लेते हैं, जो भी रेंट रिसीवेबल बनता है। जैसे मान लीजिए कि इसी प्रकार का गोदाम 3,000 महीने किराया पे मिलता है, तो यहाँ पर 3,000 पर मंथ यहाँ इसका किराया मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट जो हमारे पास जो वर्ड यूज हुआ है वो वर्ड यूज हुआ है रेंट रिसीवेबल अमाउंट, जो भी किराया रिसीवेबल हो सकता है उसको हम टैक्सेबल मान लेंगे। कब मानेंगे, जब आप एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर आप टैक्स नहीं दे रहे हो, तो यहाँ टैक्स नहीं दे रहे हो तो कम से कम यहाँ तो टैक्स दो। अब इसमें क्या आपने यहाँ टैक्स दे दिया तो फिर यहाँ आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, तो यहाँ इसको रेंट को आपकी इनकम माना ही नहीं। ठीक है, अब आगे हुआ समझ में भाई, क्लॉथ है, क्लॉथ का व्यापार क्या टैक्सेबल है, तो फिर यहाँ पर रेंट आपको टैक्स करने की जरूरत नहीं है, उस रेंट को आप इनकम मानोगे ही नहीं, क्योंकि आप खुद की बिल्डिंग है यहाँ पर, है ना, बिल्डिंग भी आप खुद की है। यहाँ पर एग्रीकल्चर है, ये नॉन टैक्सेबल था, और खुद की बिल्डिंग में आप इसे काम में ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो क्योंकि आप यहाँ पहले ही टैक्स नहीं चुका रहे हो, तब यहाँ तो टैक्स चुकाओ, कम से कम एक बार उसको टैक्स दो। ये इसका नियम बना हुआ है आपके पास में। तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट्स है, इससे हमारा क्लियर हुआ था कि हमारे जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे वो हमारे यहाँ क्लियर हो रहे हैं। अब इसके बाद में हमने जो पढ़ा था टॉपिक, वो सेकंड टॉपिक पढ़ा था कि डीम्ड ओनरशिप और डीम्ड इनकम, मतलब ऐसी कंडीशन थी जहाँ पर है ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो करदाता उसको ओनर मान लिया गया था, ओनर नहीं होते हुए भी, और उसकी इनकम मान ली गई थी कि ये मान लेते कि ये उसी की इनकम है। तो उसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसको अब हम आगे सोल्व करते हैं। देखिए
पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एसएससी ट्रांसफ़र हिज हाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन टू हिज सपोज। तो एसएससी जो करदाता हैं उन्होंने अपना हाउस है वो अपनी सपोज अपने वाइफ या पत्नी जिसको भी है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है किसी भी कंसिडरेशन मतलब किसी प्रतिफल के बिना। तो मैंने आपको पहला ही पॉइंट लिखवाया था, यदि जीवन साथी को आप पर्याप्त प्रतिफल के कोई लैंड सॉरी कोई हाउस ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसी का माना जाएगा जिसने ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ एसएससी का ही माना जाएगा, मतलब एसएससी को ही इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने तो अपनी पत्नी को दे दिया या फिर अपने वाइफ को दे दिया, तो वो यहाँ पर नहीं माना जा सकता है। अब सेकंड है, यहाँ पर थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ रुकने के लिए। आगे दूसरा क्या था, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वही अपने ही लाइफ पार्टनर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बिना पर्याप्त प्रतिफल के भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भी हम उसे मानेंगे कि वो उसी का है जिसने ट्रांसफ़र किया है। तो एसएससी का माना जाएगा। सेकंड है एसएससी ट्रांसफर टू हिज हाउस और 5 लाख इन 3 लाख ओनली टू हिज सपोज। तो वापस वही घटना आ गई यहाँ पर कि 5 लाख का मकान है 3 लाख में दे रहे हो, तो बिना पर्याप्त प्रतिफल के दे रहे हो, आपके पास में फुल जो अमाउंट है फुल जो कंसिडरेशन है वो नहीं ले रहे हो, आप सफिशिएंट कंसिडरेबल अमाउंट नहीं ले रहे हो, आप कम अमाउंट ले रहे हो, तो आपका ये माना जाएगा कि वो एसएससी का ही मकान माना जाएगा। मतलब उसके लाइफ पार्टनर का नहीं मकान मानकर उसी का माना जाएगा जिसने कि ट्रांसफ़र किया है। थर्ड है एसएससी ट्रांसफर हिज हाउस विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन टू हिज सपोज एज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। देखिए ये चीज़ अलग है, ये दूसरा जो नियम था ये मैंने लिखवाया था। यदि मान लीजिए आपके पास में कोई मकान ऐसा हमने ट्रांसफ़र किया है जो आपको अलग रहने के समझौते के अकॉर्डिंग किया गया है, तो उस केस के अंदर हम ये मानेंगे कि जिस व्यक्ति को मकान मिल चुका है वो मकान उसी का माना जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, चलो डिवोर्स हो गया एक तरीके से, यहाँ पर क्या हो गया टू लिव अपार्ट। अपार्ट मतलब अलग अलग रहना है इनको, जब अलग अलग रहना है तो मतलब आप मान के इनके अंदर डिवोर्स हो चुका है, ये दोनों अलग अलग है, अब ये एक परिवार का अंग मानकर अलग अलग माना जा रहा है। तो अब इस केस के अंदर आपका कोई समझौता हुआ होगा, उसके तहत आपने ना आपको एक लाइफ पार्टनर को दूसरे पार्टनर को अपना मकान देना पड़ रहा है। आप मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ को मकान देना पड़ रहा है, वो उसकी मजबूरी वो दे रहा है, चाहे वो कोर्ट में केस हार गया है या फिर एक समझौता कर रहा है, इसके तहत उसने वो मकान उसको दे दिया है और अब ज़िंदगी भर वो अलग अलग रहेंगे। तो इस केस के अंदर दोनों की इनकम अलग अलग हो चुकी है इस केस के अंदर। तो अब इस सिचुएशन के अंदर अब यहाँ पर पत्नी का ही वो मकान माना जाएगा क्योंकि अब वो ज़िंदगी भर के अलग अलग हो चुके हैं, तो उन दोनों को एक यूनिट अपन नहीं मान सकते। सेकंड 4 है एसएससी गिफ्टेड 5 लाख टू हिज वाइफ टू परचेज ए हाउस। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई एसएससी ने यहाँ पर क्या करा, मकान न देकर अब की बार 5 लाख रुपए गिफ्ट दे दिए कि आप इससे मकान खरीद लीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या, एक तरह से मान लीजिए हस्बैंड है, हस्बैंड अपनी वाइफ को दे दिए 5 लाख रुपए गिफ्ट के रूप में और बोल दिया कि आप मकान खरीद लीजिए, और पत्नी श्रीमती जी जाती है और अपना मकान खरीद लेती है। मकान जाहिर सी बात है श्रीमती जी के नाम ही माना जाएगा, ठीक है, श्रीमती जी का मकान हो गया। लेकिन अब इससे जो रेंट की जो इनकम आएगी ना वो अभी भी हस्बैंड के हाथों में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये जो पैसा है ये किसने दिया है, हस्बैंड ने ही दिया है। तो यहाँ पर जो भी टैक्सेबल अमाउंट बनेगी वो किसकी बनेगी, हस्बैंड की टैक्सेबल अमाउंट बनेगी, क्योंकि पैसा देने वाला कौन था, हस्बैंड ही था। हालांकि मकान किसके नाम है, मकान नाम किसके, मकान तो नाम है वाइफ के, पत्नी के नाम है, लेकिन फिर भी ये हस्बैंड के नाम ही माना जाए। इसकी जो इनकम है वो हस्बैंड के हाथों में टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा कार्य कर रहा है ताकि ना उसकी पत्नी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर से छूट मिल जाएगी और उसकी इनकम के ऊपर से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो वो क्या कर टैक्स बचाने के पर्पज़ से ऐसा काम कर रहा है। तो इस केस के अंदर उसका टैक्स बचाने नहीं देगी गवर्नमेंट और उसका ये बोलेगी कि भाई आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो वापस समझ लीजिए 5 लाख रुपये उसने, अब यार मकान है देखो उसने 5 लाख रुपये दिए, 5 लाख रुपये दिए तो कोई बात नहीं है, 5 लाख दे दीजिए, वाइफ उससे मकान खरीद भी लेगी, लेकिन 5 लाख पैसा देने वाला एसएससी करदाता खुद है, तो उसी की इनकम उसी के हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है एसएससी ट्रांसफर्ड हिज हाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन टू हिज माइनर सन। तो देखिए यहाँ पर क्या बताएगी, जो एसएससी जो करदाता है उन्होंने अपना जो हाउस है वो ट्रांसफ़र कर दिया है अपने माइनर चाइल्ड को, जो हिज माइनर जो माइनर चाइल्ड है। अब देखो माइनर चाइल्ड है तो मतलब अनमेच्योर है तो माइनर चाइल्ड को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो तो आप ही का माना जाएगा ना, आपने कभी तो जिम्मेदार व्यक्ति बना ही नहीं है, तो उसको ट्रांसफर करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है एसएससी का ही इनकम इसके एसएससी के हाथों में टैक्सेबल होगी, उसी को उसका मालिक माना जाएगा, क्योंकि वो माइनर है चाइल्ड। अभी तक आपको मैंने लिखवाया था कि अवयस्क पुत्र या पुत्री किसी को भी यदि आप ट्रांसफ़र करते हो तो मालिक उसी इस केस के अंदर आपको उसी का मकान माना जाएगा जो ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, हाँ
नेक्स्ट कौन सा आ गया, ये आ गया है एसएससी ट्रांसफर हिज हाउस विदाउट कंसिडर माइनर हो गया, एसएससी ट्रांसफर हिज हाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन टू हिज मेरिड माइनर डॉटर। अब देखिए इसके बारे में आपको लिखवाया था, लेकिन यदि आपकी जो आपने डॉटर को ट्रांसफ़र किया है और वो भी माइनर है, वो भी क्या अवयस्क है, लेकिन वो विवाहित है, तो विवाहित हो जाने के कारण आपको ये माना जाएगा कि आपने हमेशा परमानेंटली उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब जो इनकम है इसकी, जो रेंटल जो इनकम है वो डॉटर के हाथों में, डॉटर के हाथों के अंदर टैक्सेबल होगी। वो एक अलग कंसेप्ट है कि पिता को वापस टैक्स चुकाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये माना जाएगा कि यहाँ पर स्वामी कौन है। देखिए दो चीज़ें हैं, आप यहाँ पर समझिए दो चीज़ें, एक तो आपका ओनर कौन है, ये हमें सोल्व करना है कि हमारा ओनर कौन बन रहा है, और टैक्स पेमेंट करने वाला टैक्स पेयर कौन बनेगा, ये हमें दो कंसेप्ट अपन सोल्व करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, जो माइनर डॉटर थी और वो मैरिड थी। अब देखो कोई भी जब किसी लड़की जब शादी हो जाती है तो किसी दूसरे परिवार का अंग बन जाती है, दूसरे परिवार का पार्ट बन जाने के कारण वो ये मान लिया जाएगा कि आपने हमेशा के लिए जो ये चीज़ है किसी और को ट्रांसफ़र कर दी है, ये मान लिया गया है आपका, भाई आपने ट्रांसफ़र किसी और को लिया, क्योंकि उसका घर ही अलग बन चुका है तो उसको ट्रांसफ़र कर दी गई है आपने। तो यहाँ पर क्या है, जो ओनर है, जो ओनर तो वो जो माइनर डॉटर है ना, उसकी माइनर मैरिड डॉटर है वो मानी जाएगी, माइनर मैरिड डॉटर है वो उसकी ओनर मानी जाएगी, चाहे भले वो 18 साल से कम की, लेकिन फिर भी वो उसकी मानी जाएगी। ऐसे माइनर चाइल्ड नहीं माना जाता है, लेकिन वो उसकी शादीशुदा हो जाने के कारण यहाँ पर माना जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि टैक्स कौन चुकाएगा, लेकिन जब टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी आती है तो वापस माता या पिता को चुकाना पड़ेगा, मदर या फादर दोनों में से जिसकी भी इनकम ज़्यादा उसको ही टैक्स चुकाना पड़ेगा, क्योंकि माइनर चाइल्ड के ऊपर हम टैक्स नहीं ले सकते। तो माइनर चाइल्ड पर टैक्स नहीं, तो यहाँ पर ओनर जो मालिक है वो तो आप मान लेंगे कि मालिक तो चलो ठीक है, हमने मान लिया कि साहब ठीक है आपका जो माइनर मेरी डॉटर है वो उसकी हो चुका है प्लॉट, लेकिन जब टैक्स चुकाने की बात आएगी तो उसके ऊपर तो टैक्स वो तो चुकाएगा नहीं कि वो 18 साल से कम का है, वो तो बच्चे में काउंट हो रहा है, वो चाहे भले शादी हो चुकी है उसकी। तो इस केस के अंदर मदर या फादर ने जो भी जिसकी भी इनकम ज़्यादा है उस व्यक्ति को टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो टैक्स पेयर यहाँ कौन बनेंगे, मदर या फादर, जबकि ओनर कौन बन रहा है यहाँ पर, माइनर मैरिड जो डॉटर है वो उसकी ओनर मालिक कहलाएगी यहाँ पर। इसके बाद में अपन बात करते हैं 7 पॉइंट। वन हाउस वाज प्रोवाइडेड टू एसएससी एज ए इम्पार्टेबल स्टेट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ HUF एज इट वाज सो स्मॉल देन इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो यहाँ पर बताया गया है HUF की कहानी बताई गई है, इसमें इनपार्टेबल एसेट स्टेट की बात की गई है। तो भाई एक छोटा सा टुकड़ा उसको मिला है HUF के तहत डिवाइडेशन के तहत में, और उसका आगे हम फर्दर बाद में डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं, भले उसे सारे लोग ही मिलकर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे आपको एक रूम मिला, अब एक रूम के अंदर हम और डिवाइड नहीं कर पा रहे, उसमें दोनों तीनों चारों पाँचों भाई बहन वो सब सो रहे हैं, वो सब जमकर उससे यूज ले रहे हैं, उसको और डिवाइडेशन नहीं कर सकते। लेकिन अब इस केस के अंदर जिस भी एसएससी की को मिला हुआ था ये, तो अब एसएससी का इसके लिए मालिक माना जाएगा और उसी को उसके ऊपर टैक्स चुकाना पड़ेगा। उसी के ऊपर ये देखो किराए की इनकम मिलती है तो उसी को उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे भले उसके अंदर किसी और का भी अधिकार बन रहा होगा, लेकिन टैक्स उसी को चुकाना पड़ेगा इम्पार्टेबल स्टेट होने के कारण। ए हाउस वाज अलॉटेड टू एसएससी बाय राशन हाउसिंग बोर्ड। तो राशन हाउसिंग बोर्ड अपने एक राशन हाउसिंग बोर्ड ऐसी संस्था है, ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसी बॉडी है जो हमारे पास में क्या है प्लॉट ज़मीनें काट कर हमें बेचती है, उससे हम प्लॉट लेते हैं, उसको हम मकान बना कर रह सकते हैं, बहुत सारी बार बने बनाए मकान भी ये देती है। इट्स ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू एसएससी ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। तो उसकी जो ओनरशिप है ना वो आपको तब ट्रांसफ़र की जाएगी जब आप उसकी सारा इंस्टॉलमेंट कब चुका दोगे। इट्स इंस्टॉलमेंट आर स्टिल ड्यू, और अभी तक भी उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बाकी। देखो इंस्टॉलमेंट भले ही उसकी बाकी होगी, भले उसका मालिकाना हक अभी तक आपको नहीं मिला है वो पूरी तरह से, मुझे इसमें क्या हुआ कि जैसे मैंने 10,000 पर मंथ की मेरी इंस्टॉलमेंट है वो मेरे को 5 साल तक देनी है, तब जाकर वो जो राशन हाउसिंग बोर्ड है वो मेरे नाम ट्रांसफ़र कर देगा मकान की, अभी आपके नाम हो गया ट्रांसफ़र। तो देखिए उन्होंने कंडीशनल अलॉटमेंट लेटर वो ऑलरेडी मेरे को दे दिया है कि आपका हाउस आपको 5 साल बाद मिल जाएगा, यदि आप कंटिन्यू ये सारी जो पैसा 10,000 इंस्टॉलमेंट महीने को चुकाते रहोगे तो 5 साल बाद ये हाउस आपको मिल जाएगा। तो इस केस के अंदर ये मेरा ही माना जाएगा, चाहे भले आज 5 साल कंप्लीट हो, चाहे भले मुझे आज 1 महीना हुआ, चाहे मेरे को 2 महीने हो गए, चाहे मेरे को 2 साल हो गए हो, लेकिन ये मकान मेरा ही माना जाएगा क्योंकि अब इसका पोजीशन फिजिकल पोजीशन मैंने ले लिया है और इसको मैं यूज में कर सकता हूँ। तो इस कारण इस केस के अंदर जो अलॉटी है वही इसका स्वामी ऑनर माना बन जाएगा, और उसको यदि किराए पे दे रखा है तो वो इनकम इसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है एसएससी ऑब्टेन ए हाउस इन ए लीज एग्रीमेंट फॉर 7 ईयर फ्रॉम विजय। तो विजय से एसएससी जो करता था उन्होंने विजय से ना 7 साल के लीज के एग्रीमेंट के ऊपर एक मकान ले लिया है, ठीक है, 7 साल का एग्रीमेंट है। वेयर देयर इज ए प्रोविजन टू एक्सटेंड लीज एग्रीमेंट फॉर 6 ईयर, और वहाँ पर है ना आगे ये बात और बोली गई है कि इसके अंदर हम चाहें तो इसे आगे 6 ईयर के लिए और बढ़ा सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट से,
यहाँ बोला वेयर देयर ए प्रोविजन एक्सटेंड द लीज एग्रीमेंट फॉर 6 ईयर। तो देखो 7 साल तो पहले है ही सही ऑलरेडी, 6 साल से हम और आगे बढ़ा सकते हैं, ये बात हमने वहीं पर लिख दी। तो 7 + 6 हम टोटल करेंगे तो कितने हुए 13 ईयर। और हमारा रूल ये बोल रहा था कि यदि लीज 12 साल या इससे अधिक समय के लिए एक ही व्यक्ति को ट्रांसफ़र की जा रही है, 12 साल या इससे अधिक समय के लिए ट्रांसफ़र की जा रही है, तो जिस व्यक्ति को लीज ट्रांसफ़र कर दी गई है, जो ट्रांसफररी है, उस व्यक्ति की ही वो माना जाएगा, जो लेने वाला, जो इस लीज को लेने वाला व्यक्ति ना, वो ये व्यक्ति इसका ओनर माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एसएससी है वो इसका स्वामी माना जाएगा, क्योंकि उसने पहले 7 साल के लिए लिया। 7 साल में प्रोविजन अलग से लिखा हुआ था, 6 साल हम और बढ़ा सकते हैं, 7 और 6 कितने हुए 13 साल तक वो ले बढ़ा सकता है ऐसे। तो विजय यहाँ देने वाले हो गए और एसएससी यहाँ लेने वाले हो गए, तो एसएससी की ही इनकम मानी जाएगी, एसएससी इसके ओनर माने जाएंगे। इट वाज लेट आउट संजय एट रेंट 4000 पर मंथ। तो संजय से जो 4000 पर मंथ का जो किराया है वो एसएससी को मिलेगा और इस एसएससी को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। विजय का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ 7 + 6 कितने हुए 13 हो गए। लेकिन यहाँ किसी केस के अंदर ये वाला सेंटेंस नहीं लिखा होता है, 6 ईयर की बात नहीं करी गई थी, केवल 7 वर्ष होता। तो 7 वर्ष है ना, वो 12 से कम है, इस कारण इस केस के अंदर फिर वो विजय का ही माना जाता है मकान। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। एसएससी ऑब्टेन ए लैंड ऑन लीज एंड कंस्ट्रक्टेड ए हाउस ऑन इट। तो एसएससी ने क्या करा, एक लीज के ऊपर एक मकान लिया है और उसके ऊपर एक मकान बना लिया है। तो एसएससी ऐसा मकान का मालिक को माना जाएगा। भाई लीज पर कोई भी मकान लो, उसके ऊपर हाउस बनाओ, तो वहाँ भी का माना जाएगा वो, आप उसके मालिक हो, चाहे लीज पे लो चाहे रजिस्ट्री कराओ। ओन हाउस ऑफ ए इज अंडर डिस्प्यूट इन द कोर्ट एंड हिज एल्डर ब्रदर बी इज रिकवरिंग रेंट ऑफ दिस हाउस, बी से दैट ही इज ओनर ऑफ द हाउस। तो देखिए यहाँ पर ए का मकान है वो डिस्प्यूट है इन द कोर्ट के अंदर, और उसका बड़ा भाई है बी, और बी उसकी रिकवरी करा है रेंट की। बी कह रहा है कि इसका मालिक मैं हूँ और ए बोल रहा है कि इसका मालिक मैं हूँ। तो हमें कुछ नहीं उलझना है, हमें इनकम टैक्स के पर्पज़ से हम तो ये मानेंगे भाई अभी किराया कौन ले रहा है, हम तो केवल इतना देखेंगे भाई इनकम अभी किसको मिल रही है। तो इनकम अभी यहाँ जो रिकवर करा है वो मिस्टर बी रिकवर करा है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एल्डर ब्रदर बी इज रिकवरिंग रेंट ऑफ दिस हाउस। तो इसका जो रिकवर कर रहा है किराया वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो मिस्टर बी को ही हम मालिक मानेंगे और मिस्टर बी से हम टैक्स वसूल करेंगे। एसएससी हैज लेट आउट ए हाउस टू डिफरेंट स्टूडेंट एज ए होटल विथ ऑल फैसिलिटीज़। तो देखिए यहाँ पर क्या करा, एसएससी है जो एसएससी जो करदाता है, उन्होंने क्या करा, आपका जो मकान है, हाउस है, वो दिया है डिफरेंट स्टूडेंट्स को दे दिया है एज ए होटल ग्रुप में दिया विथ ऑल फैसिलिटीज़। तो इन्होंने क्या है यहाँ पर फैसिलिटीज़ के साथ साथ में दिया है। तो यहाँ पर देखो फैसिलिटीज़ को हम अलग अलग भी नहीं कर पा रहे, इन्होंने नहीं बोला कि फैसिलिटीज़ अलग अलग करना है या नहीं करना, कैसे करना, कोई अलग अलग से अमाउंट हमें नहीं दी गई है। तो इस केस के अंदर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या बिजनेस के हेड के अंदर टैक्सेबल होंगे, ये इस साइड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल फैसिलिटीज़ दी जा रही है, फैसिलिटीज़ के साथ साथ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम फैसिलिटीज़ को वैल्यूएशन अलग अलग सिंपल वे में कर भी नहीं पा रहे हैं। और एक तो अलग पर्पज़ हो गया भाई, यहाँ जो होटल के रूप में आप इसे दे रहे हो, तो होटल ग्रुप में दे रहे हो, तो फिर आप तो बिजनेस वाले पर्पज़ में आ गए, तो ये बिजनेस साइड में टैक्सेबल होगा। तो जो आपकी जो सुविधा है, जो मकान सुविधा है, वो मिश्रित रूप से जो किराया, यहाँ पर जो कंसेप्ट आया था वो था मिश्रित किराए वाला। यहाँ पर जो कंसेप्ट आया था वो आया था मिश्रित किराए वाला। डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मिश्रित जो किराया है वो आपको यदि अलग अलग नहीं कर सकते, इसका रूल ये था कि यदि वो पहले से अलग अलग हो या उसे अलग अलग किया जा सकता है, तो हम उसे अलग अलग हेड में टैक्सेबल कर लेंगे। हम मान लेंगे भाई किराया तो किस में टैक्सेबल हो जाएगा, रेंट के अंदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जो अदर फैसिलिटीज़ हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, या फिर बिजनेस में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई हमने होटल के रूप में दिया है, तो होटल के रूप में देने के लिए हमें फैसिलिटी चाहिए, नहीं तो हम होटल के रूप में दे नहीं पाएंगे। तो इस केस में हम उसका किराया अलग अलग नहीं कर सकते हैं, चाहे भले उसने अलग दे भी दिया तो भी हम अलग नहीं करेंगे, और इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर मानेंगे। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि एसएससी परचेज ए हाउस फॉर ₹5 लाख एंड सोल्ड इट फॉर 550,000। तो 5 लाख का मकान लिया और 5,50,000 में बेच दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 50,000 का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये मकान को किराए पे देने से नहीं, बेचने से फ़ायदा हो रहा है। और जब मकान को बेचने का और इसका कार्य किए जाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं और इस पर कैपिटल गेन होगा। तो ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होंगे 50,000 पे, हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ये टैक्सेबल नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कल के जो पहले वाला वीडियो आप देखेंगे, उसके जो सारे कंसेप्ट जो हमने उसमें पढ़े थे, उसको मैंने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में काम में लिया है, और इन 13 क्वेश्चंस को हमने सोल्व किए हैं। उससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं कि हमने क्या रूल्स पढ़ा था, उसको हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब आज का मैं टॉपिक आगे लेता हूँ। आज का टॉपिक क्या है कि कभी कभी क्या है, जो कभी कभी क्या मतलब, आप मान के चलिए आपके पास में एक ही मकान है, उसको आप जीवन भर आप खुद के रहने के लिए काम में ले रहे हो, आप पूरे प्रीवियस ईयर के अंदर से खुद के रहने काम में ले रहे हो। तो ऐसे जो मकान होता है,
उसका जो एनुअल वैल्यू है, जो वार्षिक वैल्यू उसकी हम काउंट करेंगे और जो वार्षिक वैल्यू वो हमेशा उसकी नील मानी जाएगी। मतलब आपका कंसेप्ट ये समझिए कि यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं। यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2-3 मकान रखता है अपने पास में, क्या सुनना वापस, जैसे मेरे पास मेरे पास में 2 मकान है, एक तो ए बिल्डिंग है और मेरे पास में बी बिल्डिंग है। अब मैं एक में तो रहता हूँ और बी में मेरे पास नहीं रहता हूँ और ये बी साल भर खाली पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी मुझे इस मकान की है ना मुझे इनकम निकालनी पड़ेगी इस मकान की, इसका है ना हमें रेंट रिसीवेबल निकालना पड़ेगा साल भर के अंदर कि इसका कितना किराया मुझे मिल सकता है। लो ये बोलता है कि इसका कितना किराया जो वसूल कर सकते हो ना आप, जितना मार्केट में इसका किराया मिल सकता है उसके ऊपर आप टैक्स चुकाइए। भले ही आपके साल भर में से काम नहीं लिया है, चाहे भले ही आपने इसको ना किराए पे नहीं दिया है, लेकिन आपके पास मकान है तो आप ये गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप इसे किराए पे चढ़ा सकते थे या आप इसे किराया वसूल कर सकते थे। तो गवर्नमेंट तो ये मान लेगी कि भाई आपने इसको किराए पे दिया हुआ है, चाहे भले ही आपने नहीं दिया है किराए पर। आपके पास क्या 2 मकान में, तो ए में तो आप रह रहे थे और बी में आप रह रहे नहीं थे और खाली पड़ा हुआ था, नहीं आपने इसे किराए पे दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ये मानती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि हम तो ये मानेंगे भाई आपने इसे किराए पे दिया है। क्योंकि इससे तो हर आदमी झूठ बोलने लग जाएगा, और किराए पे देते हुए भी ये बोलेगा नहीं साहब मैंने तो किराए पे से दिया ही नहीं है। तो इस चीज़ से गवर्नमेंट ने सीधा मान लिया है कि आपका जो बी सी डी जितने भी सारे बाकी मकान हैं वो सब के सब हम किराए पे मान लेंगे। किराए पे मान लेंगे तो उनका एक एस्टिमेट अमाउंट निकालेंगे हम, भाई आपका एस्टिमेट किराया इतना बनता है और उसके ऊपर आप इतना टैक्स चुकाना ही पड़ेगा हमको, चाहे भले ही आपने किराए पे नहीं दिया है। अब यहाँ पर जो ए जो मकान है उसके अंदर तो मैं खुद रह ही रहा हूँ ना, तो इसका तो एनुअल जो वैल्यू वो हमेशा अपन नील ही रहेंगे, मतलब इसके ऊपर तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसको ये नहीं मानेंगे भाई इसको भी आपने किराया पे चढ़ा रखा है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये तो बोलता है भाई आपका चलो एक ही घर है तो एक घर तो आपके रहने के लिए, लेकिन आपके 2 या 3 या 4 घर हैं तो फिर बाकी एक्स्ट्रा जो घर है वो आपके रहने के लिए नहीं है, वो आपको किराए पे देने के लिए ही है, चाहे भले आप दो चाहे मत दो। तो उनकी जो एनुअल वैल्यू वो हम जीरो नहीं मान सकते, जिस मकान में हम रह रहे हैं उसकी एनुअल वैल्यू हम जीरो मान लेंगे। अब इसकी जो मेन जो कंडीशन है वो आगे हम स्टडी करते हैं, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यदि जिसके मकान की एनुअल वैल्यू नील मानेंगे उसके ऊपर हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बाकी मकानों में चाहे भले हम किराए पे दें या नहीं दें उनका रेंट रिसीवेबल अमाउंट हम निकालेंगे और उसके ऊपर हमें टैक्स चुकाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए चलते हैं हम आगे। एनुअल वैल्यू ऑफ सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो हमारे बताया कि हमें स्वयं के निवास में प्रयुक्त जो मकान है उसका संपत्ति का वार्षिक मूल्य, तो आपको एनुअल वैल्यू निकालनी है। कौन से मकान निकालनी है? जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपके लिए, जिसको आप खुद के रहने के लिए काम लेते हो। तो पहले बता दूँ ऐसे मकानों की जो वार्षिक वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है? नील होती है। अब नील तो हो जाएगी, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, ये चीज़ें आपको हमेशा फुलफिल करनी पड़ेगी। अब आपको ये देखना है कि मकान जो गत वर्ष जो आपका प्रीवियस ईयर था उसके अंदर स्वयं के निवास के अंदर आपने काम में लिया हो। द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू द ईयर, आपके जो पूरे वर्ष के अंदर आपने खुद के रहने के लिए काम में लिया हो। आपको पहली कंडीशन ये बोल दी है। अब खुद के रहने का मतलब क्या है? खुद के रहने का मतलब ये है कि आप खुद वहाँ रह सकते हो, स्वयं आपका जीवन साथी वहाँ रहा तो भी ये मान लिया जाएगा, जैसे आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया या फिर आप तो नहीं रहते लेकिन आपका लाइफ पार्टनर वो वहाँ पर रहता है। आपके अवयस्क बच्चे हैं, माइनर पुत्र पुत्री हैं, वो वहाँ रहते हैं, जो माइनर चाइल्ड है वो आपके वहाँ रहते हैं, जो 18 साल से कम बच्चे हैं यदि वो वहाँ रहते हैं तो भी ये मान ले जाएंगे कि वो आप ही अपने ही मकान में काम ले रहे हो। निर्भर भाई बहन है, जो डिपेंडेंट भाई बहन है आपके ऊपर, जहाँ छोटे भाई बहन थे जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी खुद की कोई इनकम नहीं है, और डिपेंडेंट माता पिता है जिनकी खुद की कोई इनकम नहीं है, वो सब यहाँ पर आएंगे। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति यदि इस मकान के अंदर रहता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो मकान आप स्वयं के रहने के लिए काम में ले रहे हो। और जब मकान स्वयं के रहने के लिए काम में ले रहे हो आप, तो एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी? नील। वो हमने ऊपर पढ़ ही लिया भाई, एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी? नील। वापस समझ लेना क्या बताया गया है यहाँ पर बताया गया है कि आप प्रीवियस ईयर के अंदर आपने स्वयं के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड माना हो, उसे आप स्वयं थ्रू आउट द ईयर आप उसमें स्वयं रहे हों। स्वयं रहने का क्या मतलब है? आप खुद रह सकते हैं, आपका जीवन साथी रह सकता है, माइनर जो चाइल्ड है वो रह सकते हैं, डिपेंडेंट भाई बहन और मदर फादर है, और जो ब्रदर सिस्टर है मदर फादर है वो रह सकते हैं आपका। इस केस के अंदर आपका एनुअल वैल्यू आप क्या लेंगे? नील लेंगे। आपका वार्षिक मूल्य क्या होगा? नील। वार्षिक मूल्य नील लेंगे तो फिर हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, हम ये मान लेंगे क्योंकि हम खुद ही रह रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना बेसिक कंसेप्ट क्या है भाई, एक मकान तो आपके पास खुद का रहने का होना चाहिए, ये गवर्नमेंट ये मानकर चलती है, उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन एक से ज़्यादा मकान है तो फिर उनको ये मानेंगे कि आपने किराए पर दिया हुआ है और उसके ऊपर सरकार टैक्स वसूल करेगी आपसे। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है। अब कभी कभी क्या है, मकान तो है आपके पास में लेकिन किसी कारण से आप वहाँ रह नहीं पा रहे, जैसे कि मेरा मकान है वो जयपुर में बना हुआ है, लेकिन मेरा जो ट्रांसफ़र है, मेरी जो ड्यूटी वो पहले से मुझे भरतपुर मिला हुआ है। अब भरतपुर रहने के कारण मैं जयपुर वाले मकान को काम में नहीं ले रहा हूँ, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं हुआ ना कि मैं वहाँ मेरी इच्छा से मैं मेरी मन की मर्जी से वहाँ नहीं रहना चाहता। मेरी तो इच्छा है मैं जयपुर के मकान में रहूँ, लेकिन मेरे को जयपुर के मकान में नहीं रह पा रहा। तो इस केस के अंदर क्या है, आपके लिए अलग प्रोविज़न बनाए गए हैं कि यदि मान लीजिए आपका जो मकान है नौकरी या व्यवसाय कारण, मतलब आपकी जो जॉब है, जो आपकी सर्विस है और या बिजनेस के कारण अप्रयुक्त रहे, आप नॉट ऑक्यूपाइड ड्यू टू
सर्विस और बिजनेस एल्सवेयर। तो आपकी बिजनेस और सर्विस के कारण आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हो तो भी हम एनुअल वैल्यू नील लेंगे उसकी, क्योंकि आपकी इच्छा तो थी ना भाई मैं उसे काम मिलूँ। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं भरतपुर नहीं रहूँ, मेरे जयपुर में मेरा मकान है, मैं जयपुर में ही रहूँ। लेकिन क्या हुआ, जयपुर वाले मकान से मेरे को ट्रांसफर मैं नहीं रह पा रहा, मेरी मजबूरी, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पर भरतपुर में कर दिया गया है। तो मेरी तो इच्छा खूब ही है। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर तो मैं रह ही रहा हूँ, भरतपुर के अंदर रह रहा हूँ। भरतपुर में रहते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जयपुर वाले मकान को मैंने किराए पर उठा दिया, तो फिर हम एनुअल वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें आगे लिखा हुआ है लेकिन नीचे की दोनों शर्तें पूरी करें। आप दोनों शर्तें पूरी करें, मकान हमेशा खाली रहना चाहिए जयपुर वाला मकान। ऐसा नहीं हो मैं यहाँ भरतपुर रह रहा हूँ उस मकान को किराए पे दे दूँ, जब तो फिर तो मुझे नोट मिल ही रहे हैं तो फिर मुझे टैक्स देना ही पड़ेगा। जब मुझे तो किराया मिलने ही लग गया है तो फिर तो मुझे उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। दूसरा ये, मकान में कोई अन्य लाभ या अन्य उपयोग भी नहीं लिया हो, मतलब उस मकान में कोई ऐसा नहीं हो कि मैंने गोदाम खोल लिया हो या फिर मेरे अनुपस्थिति के अंदर है ना जो मेरे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो वहाँ पर एंजॉय करें, वहाँ पर पार्टी शार्टी कर रहे हैं, वो लोग उसे यूज़ करें, चाहे भले वो मुझे किराया नहीं दे रहे हैं लेकिन वो लोग उसे यूज़ करें। कुल मिलाकर ये है कि वो प्लाट जो मेरा जो मकान है, जो मेरा हाउस है जयपुर का, वो हमेशा ही खाली पड़ा रहना चाहिए। यदि मैं मजबूर, मतलब मुझे ये लगना चाहिए कि मेरी मजबूरी है कि मैं वहाँ रह नहीं पा रहा और मेरी ड्यूटी यहाँ भरतपुर है, इस कारण मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है, तब तो हम उसकी एनुअल वैल्यू नहीं लेंगे। वापस समझेंगे कि यदि मान लीजिए आपका मकान है आपका अच्छा खासा और आपका एक ही मकान है तो उसकी एनुअल वैल्यू हमेशा नील होगी, लेकिन आप उसे काम में नहीं ले पा रहे। किस कारण से काम में नहीं ले पा रहे? क्योंकि आपकी ट्रांसफ़र हो गया है, सर्विस या बिजनेस आपका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया है। तो मेरा जयपुर वाला मकान था, जयपुर में नहीं रह पा रहा मैं, क्योंकि मेरी ड्यूटी वो पहले से काम है भरतपुर में, भरतपुर मुझे रहना पड़ रहा है। अब तो ऐसे केस में एनुअल वैल्यू क्या मानेंगे अपन, उसकी नील मानेंगे, उसका वार्षिक मूल्य शून्य मानेंगे। लेकिन आपका मकान हम किसी को किराए पे नहीं दिया होना चाहिए। मेरा जयपुर वाला मकान मैं किसी को किराए पे नहीं दे सकता, और यदि मैंने किराए पे ही दे दिया उसे तब तो उसे किराए पे दिया हुआ मानेंगे। फिर एनुअल वैल्यू नील नहीं मानकर उसे ये माना जाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा, उसे किराए पे दिया हुआ माना जाएगा। तब फिर हम रेंट रिसीवेबल अमाउंट अलग फॉर्मूले हैं उनसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो अभी नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब उसके कुल मिलाकर हम एनुअल वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते उस केस के अंदर, आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि अन्य कोई भी उपयोग या अन्य कोई लाभ उसमें नहीं लिया गया हो। अन्य लाभ या उपयोग से मतलब कोई मेहमान काम में नहीं ले, कोई मेरा वयस्क पुत्र है जो मेजर है, जो अडल्ट है, वो आराम से वहाँ पर अपनी इनकम कमाता है, वो भी उसे काम में नहीं ले रहा हो। तो इस तरह से होना चाहिए कंडीशंस। तो ये दोनों कंडीशन आगे फुलफिल होनी चाहिए। कुल मिलाकर वो मकान खाली का खाली पड़ा रहता है तो कोई यूज़ नहीं कर सकता, ना तो किराए पर दे सकते, ना ही कोई उससे मेहमान वगैरह यूज़ ले सकते हैं। जैसे यहाँ नीचे बताया भी गया है, जैसे मेरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाने के कारण जयपुर वाले अपने घर पर नहीं रह सकता, लेकिन उपरोक्त मकान मेहमानों द्वारा काम में लिया जा रहा, तो एनुअल वैल्यू नील नहीं लेंगे। जैसे कि भाई जयपुर वाला मकान है, जयपुर से मेरा ट्रांसफ़र गया यहाँ पर, और यहाँ पर रहने के कारण मकान खाली है, लेकिन फिर भी मैं उसकी एनुअल वैल्यू नील नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मेरे मेहमान वहाँ काम में ले रहे हैं, उसे यूज़ ले रहे हैं मेहमान। अभी वो मेहमान काम में नहीं लेते, केवल बंद लोग पड़ा रहता है वो मकान, तो उस केस के अंदर तो आपका जो एनुअल वैल्यू नील ही मानी जाती। तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए, एक से अधिक मकान होने पर। तो अब बात आ रही है हमारे पास में, क्या हमारे पास एक से अधिक मकान है, तो देखो एक से अधिक मकान होने पे क्या होता है, कोई भी एसएससी जो करदाता, जैसे मैं टैक्सेबल हूँ, मुझे खुद को कर चुका है, तो मैं अपनी इच्छा से एक मकान की एनुअल वैल्यू नील मान लूँगा मैं। जैसे मेरे पास जयपुर में 3 मकान है और तीनों में से मैं किसी में रहता हूँ, कभी किसी में रहता हूँ, कभी किसी में रहता हूँ, मैं इच्छा हो किसी में रहूँ मैं। सरकार कोई मतलब नहीं है आप किस में रहते हो किस में नहीं रहते हो, कौन सा आपने किराए पे दिया हुआ है या फिर किराए पे नहीं दिया हुआ है। सरकार इतना बोली, गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये बोला है कि किसी भी एक मकान को अपनी इच्छा अनुसार आप ये डिसाइड कर दीजिए कि मकान, ये वाला मकान तो आपका रहने के लिए, बाकी 2 मकानों को हम किराए पे दिया हुआ मान लेंगे, चाहे भले ही आप किराए पे दे रखे हो चाहे नहीं दे रखे हो। वापस समझेंगे कैसे, कि मेरे पास में कितने मकान है, मेरे पास मकान नंबर 1 है, 2 है और 3rd है। 3 मकान है मेरे पास जयपुर के अंदर। अब मैं कभी तो इसमें रहता हूँ, कभी इसमें रहता हूँ, कभी इसमें रहता हूँ, किसी में रहता हूँ या फिर मैं किसी में भी नहीं रहता, सो सरकारों से कोई मतलब नहीं है। सरकार तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आपकी इच्छा है जिस मकान, चाहे नंबर 1 को, चाहे नंबर 2 को, नंबर 3 को, किसी भी एक मकान को आप मान लो कि आप साल भर उसे यूज ले रहे हो। बाकी 2 मकान जो आपके बचते हैं उसके ऊपर आपको ये माना जाएगा कि दोनों मकान आपने किराए पे दे दिए, भले चाहे आप दो चाहे मत दो। ये गवर्नमेंट, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लेगा कि आपने इनको किराए पे दे रखा है, तो वही इनका है ना रेंट रिसीवेबल अमाउंट हम निकालेंगे कि इनसे हमारा कितना रेंट रिसीवेबल आता, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें उसके ऊपर क्या देना पड़ता, टैक्स देना पड़ेगा। सरकार केवल एक मकान पर ही आपको माफ़ करेगी, तो और जो भी अपनी इच्छा अनुसार आप ले सकते हो, और हर साल बदल भी सकते हो, ये और नियम है। जरूर नहीं है जैसे इस साल मैंने तीसरे मकान को मान लिया कि ये मेरा है, अगले साल रहने का काम ले रहा हूँ, अगले साल मैं दूसरे को मान सकता हूँ, फिर पहले को मान सकता हूँ, वापस मैं तीसरे को मान सकता हूँ। हर साल अपनी इच्छा अनुसार मैं बदल सकता हूँ कि कौन से मकान को मैं अपना रहने के हिसाब से मानूंगा और कौन से मकानों को मैं किराए पर दिया मानूंगा, चाहे भले ही मैं तीनों में रहूँ, चाहे भले ही मैं एक में रहूँ, चाहे भले ही मैं तीनों में ही नहीं ना रहूँ। नोट, एक मकान एक से अधिक आवासीय इकाइयाँ होने पर संपूर्ण को मिलाकर एक मकान ही माना जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे एक बड़ा मकान है, जैसे मेरे क्या बड़ा सारा मकान था,
टोंक के अंदर, तो मैंने क्या करा, उसको 4 यूनिट्स के अंदर बना लिया। जैसे ये एक ही मकान था, तो यहाँ पर ए ब्लॉक अलग कर दिया, बी अलग कर दिया, सी अलग कर दिया, डी कर दिया, क्योंकि बड़ा सारा मकान था, उसमें अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए मैंने। यहाँ से अलग गेट दे दिया, यहाँ से अलग गेट है, यहाँ से अलग गेट है, यहाँ से अलग गेट है, कोई व्यक्ति अलग से अलग जा सकता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे 4 प्लॉट कर दिए मैंने यहाँ पर एक ही मकान के अंदर। मैंने क्या क्या मान लिया कि यहाँ पर 4 मकान हो गए हैं। लेकिन देखो पूरा मकान था किसका, मेरा। इस केस के अंदर ये माना जाएगा कि ये पूरा मकान है, कि इसको अलग अलग नहीं माना जाएगा। उसको ये नहीं माना जाएगा भाई इसमें 4 मकान हो गए, ऐसा नहीं मानेंगे भाई 4 मकान हो गए और एक को तो फ्री करा लेगा, बी सी डी पर टैक्स देना पड़ेगा, या फिर बी को फ्री करा लेगा, ए सी डी पर टैक्स देना पड़ेगा। ये सारे टैक्स फ्री माने जाएंगे। वो सारे मकानों को ये बोल सकता है कि मैं जितने भी अपार्टमेंट, जितने भी रेसिडेंटल यूनिट्स बनी हुई है, जितने भी रहने के आवास इकाइयाँ बनी हुई है, चाहे ए बी सी डी 4 इकाइयाँ बनी है, तो चारों मैं काम में ले रहा हूँ। कुल मिलाकर एक मकान के टुकड़े कर देने पर भी उसे अलग अलग नहीं माना जाएगा, उसे एक ही मकान माना जाएगा। इसमें ए अलग नहीं, बी अलग नहीं, सी अलग नहीं, डी अलग नहीं, बल्कि पूरा एक ही मकान माना जाएगा आपके लिए। तो एक ही मकान माना जाएगा, तो एक मकान तो आपके लिए टैक्स फ्री आप करवा सकते हो। आप बोल दोगे साहब इस मकान में तो मैं रहता हूँ, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे भले आप ए में ही रहते हो, बी और सी डी में नहीं रहते हो। ये छूट केवल वेस्टी इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। तो ये बात मैंने कल भी आपको लिखवाई थी। मतलब जो इस तरह की जो एनुअल वैल्यू की जो छूट है, वो नील होने की छूट है, वो किस किस को मिलेगी, केवल वेस्टी है, जो सजीव व्यक्ति है, रामश्याम मोहन है, वो जो एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, केवल इन्हीं को मिलेगी। कल भी मैंने आपको ये बात बोली थी और आज भी वापस इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मान लीजिए कोई किसी कंपनी के पास में 2 मकान है, किसी ट्रस्ट के पास में 4 मकान है, 1 मकान, तो कंपनी ये नहीं बोल सकती कि एक मकान में रहने का काम लेता, क्योंकि वो सजीव व्यक्ति नहीं है। तो सजीव कौन कौन है, इंडिविजुअल व्यक्ति और एचयूएफ हैं, और जो कि अपने घर के रहने काम में ले सकते हैं। तो इन्हीं व्यक्ति को ये छूट मिलती है। 4th है इसके अंदर, यदि नियोक्ता ने कर्मचारी का मकान किराए पर लेकर पुनः कर्मचारी को निःशुल्क दे दिया हो, व्हेन एम्प्लॉयर ऑब्टेन हाउस ऑफ एम्प्लॉय टू प्रोवाइड हिम विदाउट रेंट, तो एनुअल वैल्यू हम इसमें नील नहीं लेंगे, नॉट नील, यहाँ लिखा हुआ है नील हम नहीं लेंगे, किराए पर उठाए हुए मकान सामान इसे मानेंगे। देखिए कैसे, इसमें क्या हुआ कि जो मेरा एम्प्लॉयर था, जैसे मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या करा, मुझसे ही किराए, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे मेरा एम्प्लॉय उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई उनके उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है भाई वो मेरे को क्वार्टर वगैरह, हाउस वगैरह उपलब्ध कराएं। तो उन्होंने क्या करा, मेरा ही मकान उस शहर में था, मेरा ही मकान मेरे मुझसे पहले किराए पर ले लिया। फिर बाद में मुझे बोला कि अब आप इस मकान के अंदर फ्री में रहिए, क्योंकि मैं फ्री के अंदर आपको वापस निःशुल्क दे रहा हूँ कि आप इस मकान के अंदर फ्री में रहिए। तो इस तरह से जो एनुअल वैल्यू है, वो फिर हम ये मानेंगे कि वो किराए पर उठा हुआ मकान है, उसको हम एनुअल वैल्यू उसकी नील नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने क्या करा, उस मकान को पहले ही नियोक्ता ने कर्मचारी का मकान पहले ही ले लिया है और कर्मचारी को निःशुल्क दे दिया है। तो इस केस के अंदर हमने पहले ही किराए पे ले लिया है, चाहे भले अगली बार वो फ्री के अंदर दे रहा हो, तो उससे किराए पर उठा हुआ मकान ही मानेंगे, उसकी एनुअल वैल्यू नील नहीं लेंगे, नॉट नील मतलब नील शून्य नहीं लेंगे, उसकी जो भी कैलकुलेशन आएगी वो करेंगे, उसे किराए पर उठा हुआ मकान ही मानेंगे, उसे मानेंगे डीम टू लेट आउट मानेंगे, उसे किराए पे उठा हुआ मकान माना जाएगा। जब एम्प्लॉयर ने कर्मचारी का मकान ले लिया, वापस कर्मचारी को दे दिया कि साहब अब आप इसमें वापस लीजिए। इस केस के अंदर जब मकान कुछ समय स्वयं के निवास के लिए, कुछ समय किराए पर दिया जाए, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाएगा आपके पास एक ही मकान है भले ही, ठीक है, लेकिन आप एक ही मकान था आपके पास में, एक मकान आपको बना हुआ था, तो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स है उसमें तो आप अकेले उसमें रहे, फिर बाद में स्टार्टिंग के जो 9 मंथ्स उसके अंदर आपने उसके ऊपर रेंट के ऊपर चढ़ा दिया मकान को, आपने उसको क्या किया, रेंट के ऊपर चढ़ा दिया। मतलब साल भर 12 महीने आप रहते हो, कुछ हिस्से के लिए कुछ हिस्से के लिए आपने उसको क्या करा, रेंट पे दे दिया आपको, चाहे वो 9 मंथ्स के लिए। जैसे 3 मंथ्स तो क्या हुआ, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो आप अकेले ही पूरे मकान में रहे, समझिए किस बात को, स्टार्टिंग 3 मंथ्स पूरे मकान को आप ही काम ले रहे थे। फिर आपने उसका कुछ हिस्सा, कुछ भाग है 9 महीने के लिए, साल भर में 12 महीने, तो बाकी आगे के जो 9 महीने किराएदार को दे दिए आपने। तो अब इस केस में क्या होगा, चूँकि आपने उसको उस मकान को कोई भी हिस्सा यदि किराए पे दे दिया है, तो उससे किराए पे उठा हुआ मकान ही माना जाएगा उसे। अब ये आप ये नहीं बोल सकते कि साहब ये मकान तो मेरे रहने काम आ रहा है, मैं इसके एनुअल वैल्यू नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल वैल्यू ऊपर भी पढ़ाया था अभी कि किराए जो मकान है वो हमारा किराए पे दिया हुआ नहीं होना चाहिए, किराए पे दिया हुआ मान लिया जाएगा। यदि आपने 2 महीने छोटे टाइम के लिए भी उसे किराए पे दे दिया है, तो फिर आपका जो एनुअल वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों, आपने किराए पे दे ही दिया ना यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर आपने 9 मंथ्स के लिए रेंट पे दे दिया, तो अब इसके नील कैसे लेंगे, आप तो आपने किराए पे दे ही दिया, चाहे भले ही आपके पास एक ही मकान है, लेकिन आपने किराए पे दे दिया। हाँ, यदि आप किराए पे नहीं देते, साल भर के 12 महीने खुद ही अकेले काम में लेते, तो एनुअल वैल्यू है वो हम इसकी नील काम में लेते, हम एनुअल वैल्यू क्या लेते, नील लेते हैं यहाँ पर। लेकिन आपने 3 मंथ्स तक अकेले रहे, फिर 9 मंथ्स के लिए किराएदार के साथ में रहे, किराएदार को और आपने रख लिया है आपने। तो अब इस केस के अंदर आपसे किराए पर उठा हुआ मकान ही माना जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ ये और है, लेकिन जो रेंट रिसीवेबल अमाउंट जो हम निकालेंगे उसमें खुद के निवास की जो देने वो हटा देंगे। मतलब हम जो रेंट रिसीवेबल जो अमाउंट हम निकालेंगे जिसके ऊपर हमें टैक्स देना है, वो हम 12 मंथ्स की न लेकर
और हम कितने मंथ्स की लेंगे, 9 मंथ्स की लेंगे। क्यों? क्योंकि 9 मंथ्स के लिए तो हमने किराए पे दिया है। अब हम 12 मंथ्स की नहीं लेंगे, और कितने मंथ्स की लेंगे, केवल 9 मंथ्स की लेंगे, क्योंकि 3 मंथ्स से केवल आप अकेले काम में लिए थे इस मकान को। आया समझ में? थोड़ा सा परेशान होगी आप मेरे हम जो वीडियो है उसको रिवर्स कर सकते हैं, वापस दोबारा सुन सकते हैं आप। इसमें इतना सा कंसेप्ट है इसके अंदर। यदि मान लीजिए कोई मकान है, वो आपने स्टार्टिंग के 5 महीने खुद अकेले रहे और आखिरी के 7 महीने वो आपने किराए पे दे दिए, वो आपने किराए पे दे दिया। तो पहली बात है, किराए पे नाम आते ही जब उसने दे दिया तो पूरा अपने मान लीजिए पूरा मकान आपने किराए पे दे दिया। किराए पे दे दिया तो इसके अंदर हम रेंट रिसीवेबल अमाउंट निकालेंगे। तो रेंट रिसीवेबल जो अमाउंट हम निकालेंगे वो 12 मंथ्स की नहीं निकाल कर केवल 7 मंथ्स की निकाल, क्योंकि 5 महीने तक तो आप केवल अकेले ही रहते उस मकान के अंदर और एक ही मकान था आपके पास में। बाकी जो 7 मंथ्स है उसके लिए हम रेंट रिसीवेबल अमाउंट निकालेंगे, उसी पर हमें टैक्स की चुकाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट हुए हैं पूरे कंप्लीट। अब इसके बाद में कुछ जो 3 टॉपिक्स मैं यहाँ पर आज ये पढ़ा रहा हूँ, ये नेक्स्ट चैप्टर से जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट जो आगे टॉपिक से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, अपेक्षित किराया। तो अपेक्षित किराए की हमें ना गणना करनी है। अपेक्षित किराया अंडर सेक्शन 23(1)(a) के अंदर बताया गया है कि अपेक्षित किराया हम कैसे गिने। अब अपेक्षित किराया तो हम कल आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपके 3 वर्ड में काम में ले रहा हूँ। एक तो है नगर पालिका मूल्य, इसे बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में म्यूनसिपल वैल्यू। एक दूसरा है उचित किराया फेयर रेंट, और तीसरा है मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट। तो सबसे पहले इन तीनों की डेफिनेशन से हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे, इनको याद रखेंगे आप थोड़ा थोड़ा सा। देखिए, नगर पालिका मूल्य क्या होता है, म्यूनसिपल वैल्यू क्या होता है। म्यूनसिपल वैल्यू क्या होता है कि हमारा जो भी मकान बना हुआ है वो किसी न किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर में आता है। जैसे मान लीजिए मैं भरतपुर में है तो भरतपुर नगर निगम है। जयपुर में यदि मकान बना हुआ है तो वो जेडी का अधीन में आता है। यदि आप कोई छोटी तहसील में बने हो तो वहाँ नगर पालिका के अधीन में आता है। गांव में जाओगे तो पंचायती जो पंचायत समिति उसके अंडर में आता है। तो हमारा मकान, हमारा जो एरिया है, हम जहाँ पर ही जो रहते हैं, वो किसी न किसी लोकल अथॉरिटी, कोई ना कोई लोकल अथॉरिटी होती है, लोकल बॉडीज़ होती है, स्थानीय सत्ता होती है, उसके अंडर में आता है। तो प्रत्येक स्थानीय सत्ता क्या है, वहाँ का एनुअल वैल्यू डिसाइड करती है, इसका वार्षिक किराया क्या बनता है। जो किराया वार्षिक किराया, उसका एनुअल किराया जो उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है, वही म्यूनसिपल वैल्यू कहलाती है, वही नगर पालिका मूल्य कहलाएगा। तो यहाँ लिखा है, यह वह वार्षिक राशि है, यह वह वार्षिक राशि है जिसका निर्धारण, जिसका डिसाइड कौन करता है, नगर पालिका या अन्य किसी स्थानीय लोकल बॉडी के द्वारा किया जाता है। जरूरी नगर पालिका हो, नगर निगम भी हो सकता है, नगर न्यास भी हो सकता है, जेडी भी हो सकता है, और पंचायती राज भी हो सकता है, नगर परिषद, कुछ भी हो सकता है। वो आपकी उस एरिया की जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या लगता है, नगर न्यास लगता है, नगर निगम लगता है, नगर पालिका लगती है। तो आपके पास कुल मिलाकर ये क्या है, वह ऐसा वार्षिक किराया जिसका निर्धारण कौन करता है, लोकल बॉडी निर्धारण करती है। जो गवर्नमेंट की जो लोकल बॉडीज जो बनी हुई ना, वो डिसाइड करती है कि यहाँ पर का वार्षिक किराया कितना होना चाहिए। तो वो वार्षिक किराया जितना होना चाहिए उसे हम बोलेंगे म्यूनसिपल वैल्यू, नगर पालिका मूल्य बोलेंगे उसे हम। सेकंड टॉपिक आता है उचित किराया फेयर रेंट। ये क्या है, मार्केट रेट मान लो इसे। मार्केट रेट क्या है, उस क्षेत्र में किराए की दर है। भाई इस क्षेत्र में, जैसे इस कॉलोनी के अंदर, जैसे मैं रहता हूँ विधेयक और कॉलोनी, तो इस विधेयक और कॉलोनी में इस टाइप की रूम का कितना किराया वसूल किया जा सकता है। जो आसपास के मार्केट के अंदर जो किराए की रेट जारी ना, उससे हम जज करते हैं कि यहाँ पर साहब इसका 2000 महीने किराया बनता है, 2500 महीने किराया बनता है, या 5000 महीने किराया बनता है। तो वो आसपास के एरिया से डिसाइड होता है, मार्केट वैल्यू यहाँ पर ली जाती है। फेयर रेंट का मतलब क्या है, उचित किराया लग रहा है ना, वर्ड से पता चला है फेयर रेंट, उचित किराया। उचित किराया क्या, जो आसपास के ट्रेंड में चल रहा है। आसपास ट्रेंड उससे मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू से। जो उस क्षेत्र में जो किराए की रेट चल रही है वो होगी, उस कॉलोनी में जो भी रेट चल रही है वो होगी, उसी कॉलोनी से कंपेयर करेंगे। ऐसे नहीं है कि भरतपुर का कमरे किराया जयपुर के कमरे किराए से कंपेयर करेंगे, क्योंकि जयपुर मेट्रो सिटी तो वहाँ ज़्यादा होगा, भरतपुर में किराए की रेट कम होगी, तो अलग अलग रेट हो जाएगी वहाँ पर। तो हम क्या, उसी क्षेत्र में किराए की दर है, उसके अकॉर्डिंग जो क्या किराया उसका बनना चाहिए साल भर का, उसे हम बोलेंगे उचित किराया, फेयर रेंट उसे बोलेंगे। नेक्स्ट और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है मानक किराया, स्टैंडर्ड रेंट। तो देखिए हमारे पास में क्या है, एक एक्ट बना हुआ है, किराया नियंत्रण अधिनियम, रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है। अब ये रेंट कंट्रोल एक्ट क्यों बना हुआ था, ये इसलिए बना हुआ था कि जब जिन लोगों के मकान बड़े बड़े जैसे कोलकाता वगैरह, बेंगलोर वगैरह इन सिटियों में थे, तो वहाँ पर जब दूसरे लोग जब वहाँ पर किराए से मकान लेते, वो अपनी मनमर्जी से किराया बहुत अधिक वसूल करने लग गए। वो इतना किराया वसूल करने लगे, और वो सीधे उनके पास वहाँ पहले के मकान जमे हुए थे, और हमारी मजबूरी थी कि हम जाकर बड़े शहरों में वहाँ रहना मजबूर था कि हम वहाँ पढ़ाई कर सकें या फिर हम वहाँ पर नॉलेज ले सकें, और सरकार नहीं थी हमारे पास और कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो इस कारण उनका जो मनमर्जी चल रही थी उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, एक एक्ट लेकर आया, रेंट कंट्रोल एक्ट लेकर आया, किराया नियंत्रण अधिनियम लेकर आया। तो उसके अंदर क्या उन्होंने क्या डिसाइड कर दिया कि इस एरिया में इतनी किराया की रेट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा हुआ,
उन्होंने क्या है मैक्सिमम रेट डिसाइड कर दी। मैक्सिमम रेट डिसाइड करने के बाद क्या हुआ कि कोई भी मकान मालिक उससे ज़्यादा यदि कोई किराया वसूल कर रहा है तो वो कानूनी अधिकार नहीं रखता है कि वो किराया वसूल करे, भले ही आप दे रहे हों तो बात अलग है। जैसे बेंगलोर में एक रूम का किराया 10,000 रुपये डिसाइड कर दिया किराया रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर, ठीक है। अब आप जब उस किराए पर वहाँ पर लेने गए तो उसने बताया कि साहब 12,000 रेट है आपके पास में, ठीक है। वो बोलिएगा हमको 12,000 देंगे, आप रहने के लिए तैयार हो गए, 12,000 में आप पर मंथ उसमें देने के लिए तैयार हो गए। जबकि स्टैंडर्ड रेंट उसका क्या बना हुआ था, स्टैंडर्ड रेंट बना हुआ था उसका 10,000 पर मंथ, और जबकि आप एचओएल के अंदर आप कितना दे रहे थे, 12,000 अमाउंट देने के लिए तैयार हो गए, 12,000 दे रहे थे। अब क्या हुआ, जब किराया देने की बारी आई ना तो आपने केवल 10,000 रुपये चुकाए, 2,000 रुपये आपने दिए ही नहीं। तो ये 2,000 रुपये जो इसे नहीं दिए ना आपने, वो जो मकान मालिक जो लैंडलॉर्ड है जो ओनर है वो आपके ऊपर कोर्ट केस नहीं कर सकता है, वो कानूनी वाद विवाद नहीं लेकर आ सकता है कि हाँ मुझे 2,000 रुपये दो। वह अपनी खुशी से बात करे कि आप 2,000 दे दो, 20,000 दे दो, लेकिन आप उसके लिए कोर्ट केस वगैरह नहीं कर सकते हो। वो आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं कर सकता है। आप क्या हो गई, मतलब क्या मैक्सिमम लिमिट है 10,000, तो आप 10,000 देने के लिए जिम्मेदार हो। ये 10 से ज़्यादा आपने अपनी खुशी से आप दे रहे हो, अपना दो, 20 दो, 50 दो, तो वो चल जाएगा, लेकिन आप इस तरह की ज़बरदस्ती नहीं दे सकते हो। अब आगे बात आती है नेक्स्ट इसके बाद में, तो यहाँ पर लिख दिया मानक किराया जो किराया नियंत्रण अधिनियम में रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत निर्धारित होता है, कोई मकान मालिक स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा किराया वसूल करने का कानूनी अधिकार नहीं रखता है। तो कोई मकान मालिक का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वो उससे किराया ज़्यादा वसूल करे, भले कोई उसे दे रहा हो और वो ले रहा हो तो ले ले, बात अलग है, लेकिन वो कानूनी अधिकार नहीं रखता है, वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकता है कि आप मुझे इससे ज़्यादा किराया दो ही सही। इसके बाद आगे बताया गया है, इसलिए उचित किराया व नगर पालिका मूल्य दोनों ही स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो आपके ये जो ऊपर जो हमने दो पढ़े थे ना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कल वापस काम आएगी। जो फेयर रेंट है जो हमने इससे ऊपर पढ़ा था और उससे ऊपर पढ़ा था नगर पालिका मूल्य, ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यू, ये दोनों ही स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम क्या होगा, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंट्रोल एक्ट है। एक्ट एक बहुत बड़ी चीज़, अधिनियम है, ये अधिनियम बड़ा, तो अधिनियम से बड़ा बढ़कर कोई नहीं होता है। उससे मतलब ये मानो वो लॉ हो गया, आप ऐसा कार्य करते हो तो कानूनी सज़ा के पात्र हो। इसलिए क्या है, कोई भी किराए से ज़्यादा वसूल नहीं कर सकता है, तो आप भी इससे ज़्यादा किराया आप सोल्व करते टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं। कल हम अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। आज मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए, इस क्वेश्चन को और आगे अपन सोल्व कर लेते हैं। मानता हूँ कि आगे क्लास 5-10 मिनट और चलने वाली है आपके, थोड़ा सा हम इसे समझ लीजिए, क्योंकि आज के जो कंसेप्ट है वो आज के अभी सोल्व हो जाएंगे। एक्सप्लेन वेदर इन ईच ऑफ फॉलोइंग सर्कमस्टांस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस विल बी टेकन एज नील और नॉट। तो आपको बताना है कि आपने जो एनुअल वैल्यू है वो नील लेंगे या फिर नहीं लेंगे। इफ़ सुभाष प्रोवाइड्स हिज हाउस टू हिज मैरिड डॉटर विदाउट एनी रेंट, देन हाउ इट वुड बी ट्रीटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पर क्या हो, जो सुभाष है उन्होंने अपना घर है वो अपनी जो शादीशुदा जो बेटी है उनको दे दिया है विदाउट एनी रेंट, उसको बिना किसी किराए के दे दिया है। तो क्या उसको आप क्या मानेंगे? तो देखो इसकी जो एनुअल वैल्यू वो हम नील नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे नील? क्योंकि वो शादीशुदा लड़की को दे रहे हैं, शादीशुदा लड़की का एक अलग घर होता है, वो दूसरी यूनिट की पार्ट बन गई है, उसे पराया व्यक्ति मान लिया गया है इनकम टैक्स के पर्पज़ से। तो इस केस के अंदर क्या होगा, आपको पास में वो मतलब माइनर नहीं है डॉटर, यदि माइनर डॉटर होते वहाँ पे डिपेंडेंट डॉटर होती तो आपको नील मान लेते, क्योंकि जो मैंने बताई थी कि परिवार की डेफिनेशन की आपका परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ रहता है तो आपकी एनुअल वैल्यू नील मानेंगे। तो परिवार के सदस्य डेफिनेशन मैंने जो वर्ड काम लिए तो बताया था कि स्वयं खुद रहे या जो जीवन साथी है वो रहे, और जीवन साथी के अलावा मैंने बताया था कि उसके जो माइनर जो चाइल्ड है, जो अवयस्क बच्चे हैं वो रहते हैं, या निर्भर भाई बहन या माता पिता रहते हैं, तो हम मान लेंगे वो खुद ही काम ले रहा है। लेकिन यहाँ क्या, मेरी डॉटर है, शादीशुदा डॉटर है, वो काम में ले रही है, तो ये वर्ड मैंने वहाँ काम में नहीं लिया, तो इसके एनुअल वैल्यू हम नील नहीं लेंगे। वापस मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर हमने पढ़ा था, वो ये रहा, देखिए यहाँ पर लिया था, ये देखो ये सब यदि नाम आते हैं तो आप ये मानेंगे कि वो खुद के ही काम में ले रहा है। अब ऐसा यदि खुद के ही काम में ले रहा है ये, तब तो बात ही अलग थी, ठीक है, तब तो एनुअल वैल्यू हम क्या मान लेते, नील मान लेते। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, वहाँ पर लिखा हुआ है विवाहित पुत्री इसमें नहीं लिखा हुआ है, मेरी डॉटर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो एनुअल वैल्यू हम नील नहीं लेंगे, उसको ये माना जाएगा कि वो किराए पर उठा हुआ मकान है। वापस आते हैं हम, अनिल परचेज ए हाउस ऑन 1 जून 2019 इन द प्रीवियस ईयर 2019-20 सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो खुद रहने के लिए इन्होंने 1 जून 2019 को एक मकान कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। ही वाज ट्रांसफर्ड ऑन 1 दिसंबर 2019 एंड रिसाइड इन ए रेंटेड हाउस देयर एट सेल्फ occupied house remained vacant after 1st December 2019
एंड वॉज नॉट यूज एनी अदर पर्पस। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो मिस्टर सुभाष है उन्होंने 1 जून 2019 को मकान खरीद लिया, जाहिर सी बात हमने रहने के लिए खरीदा, तो उन्होंने बोल दिया सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैं खुद के रहने के लिए खरीद रहा हूँ, यहाँ पर बोल दिया ना सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद के रहने के लिए खरीद रहे हैं वो। लेकिन मजबूर कारणवश किसी वजह उसका ट्रांसफ़र हो गया 1 दिसंबर को, और फिर उन्होंने क्या रेंटेड हाउस को ना वो लेना पड़ गया यहाँ पर, रिसाइड इन ए रेंटेड हाउस, और किसी रेंटेड हाउस के अंदर उनको शिफ्ट होना पड़ गया। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस था वो रिमेन वैकेंट है आफ्टर 1 दिसंबर से, वाज नॉट यूज अदर पर्पज़। तो इस केस के अंदर क्या है, उनकी इच्छा तो यही थी कि वो अपने ही मकान में रहे, लेकिन मजबूरी हो गई कि उनके बिजनेस का नेचर ऐसा था, या उनका बिजनेस ट्रांसफर हो गया, या उनकी सर्विस सेवा ट्रांसफर हो गई, इस कारण दूसरे मकान में शिफ्ट होना पड़ गया, दूसरी जगह जाना पड़ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जयपुर मेरा मकान में से काम नहीं पा रहा हूँ, मैं भरतपुर में रह रहा हूँ, लेकिन मैं उस मकान को ना तो मैं उससे किराए पर दे रहा हूँ, ना ही मैंने किसी और काम में ले रहा हूँ। तो इस केस के अंदर मेरा जो जयपुर का मकान है वो लॉक लगा हुआ है केवल, तो इस केस के अंदर वो जो मकान है जयपुर वाला मकान, उसकी एनुअल वैल्यू हम नील लेंगे। ये मेरा दूसरा नियम था, वही मैंने ये लिखवाया था कि एनुअल वैल्यू उसकी क्या लेंगे, नील लेंगे। क्यों नील लेंगे, क्योंकि आपने उसे कोई दूसरा काम में नहीं लिया, उसमें 2 कंडीशन बताई गई थी कि आप उसे किराए पे ना उठाएं, ना ही किसी और पर्पज़ से काम में ले। तो ना ही तो यहाँ किराए पर उठाया गया मकान है, और ना ही उसे ना किसी को दूसरे पर्पज़ से काम में लिया है, जैसे कोई ना तो कोई मेहमान आ रहे हैं, ना ही कोई मेरे दोस्त वहाँ पर रह रहे हैं। तीसरा बताया गया राकेश होल्ड ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इन मानसरोवर कॉलोनी एट जयपुर। तो राकेश है, इनके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद के रहने के लिए मानसरोवर कॉलोनी के अंदर जयपुर में एक मकान है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही शिफ्टेड विथ हिज फैमिली टू मालवीय नगर इन रेंटेड हाउस सो दैट ही कैन लुक आफ्टर हिज अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस एट मालवीय नगर इन ए बेटर वे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मानसरोवर में इनका मकान था, मानसरोवर एक कॉलोनी जिसके अंदर मकान था, और मालवीय नगर के अंदर एक रेंटेड हाउस के अंदर ये शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पर एक मालवीय नगर में एक और मकान बना रहे हैं। तो यहाँ पर मानसरोवर से मालवीय नगर वाले मकान में ये आ गए हैं, कॉलोनी जयपुर के अंदर, ये दोनों कॉलोनियाँ क्या है, जयपुर के अंदर ही है। तो मानसरोवर कॉलोनी से हटकर ये कहाँ आ गए, मालवीय नगर कॉलोनी में आ गए। लेकिन क्यों आए ये, क्या इनका बिजनेस का ट्रांसफ़र हो गया था इस कारण ये आए, क्या इनकी सेवा की जो सर्विस थी वो उसका ट्रांसफ़र हो गया इस कारण ये आए, नहीं, ये आए इसलिए आए क्योंकि ये वहाँ पर एक नया मकान बना रहे हैं तो उसकी देखभाल कर सकें। मजबूर कारणवश कोई और था यहाँ पर क्या कारण बना है, यहाँ पर वहाँ से छोड़कर आने का, ताकि एक ही नया मकान बना सके। तो वहाँ पर बताया गया था आपको तभी छूट मिलेगी जब आप अपनी सेवा या व्यापारिक ट्रांसफर होने के कारण आपको जाना पड़े। तो यहाँ पर वो रीज़न नहीं है, इस कारण इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड इसका जो नहीं मानेंगे, इसे मानेंगे कि आप इसे ना डीम टू लेट आउट मानेंगे, तो इसका वार्षिक जो एनुअल वैल्यू वो हम नील नहीं लेंगे, वो हम इसे किराए पर उठा हुआ मकान मानेंगे। जो मानसरोवर कॉलोनी का जो मकान है उसे भी हम किराए पर उठा हुआ ही मानेंगे। समझ लीजिए वापस कि इनका मानसरोवर कॉलोनी मकान था, मानसरोवर कॉलोनी का मकान था, वहाँ से ये मालवीय नगर के अंदर आ गए। मालवीय नगर के अंदर ये इसलिए नहीं आए कि भाई इनकी सर्विस ट्रांसफ़र हो गई, ना ही इसलिए आए कि इनका बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया। ये दोनों ही रीज़न नहीं है, और किसी रीज़न से यदि आप ऐसे ट्रांसफ़र करते हो तो आपको ये माना जाएगा कि जो आपका मानसरोवर वाला जो मकान है वो भी आपके लिए माना जाएगा कि आपने उसे किराए पर दिया हुआ है, और वो आपके लिए हमेशा टैक्सेबल होएगा। तो इसकी हम एनुअल वैल्यू वो नील नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए हाउस ऑफ दिनेश इज सेल्फ ऑक्यूपाइड सिंस 1 नवंबर 2002, हाफ ऑफ हिज हाउस वाज लेट आउट टू ए टेनेंट ऑन 1 जनवरी 2020 एट रेंट ऑफ 1000 पर मंथ। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए 2002 से किराए पे दे रहा था, 2002 से मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, हमें तो हमारी ईयर की कैलकुलेशन करनी है, हम हमारी ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 19-20 है, 19-20 का प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है कि 1 अप्रैल आप 19 से लेंगे, और आपका ईयर जा रहा है 31 मार्च जा रहा है आपका 2020, ये लेंगे हम काम में, हमें 2002 से मतलब नहीं है। देखिए एक ही मकान है आपका, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस एक मकान में अधिकतर समय तो पूरे टाइम आप अकेले ही रह रहे थे, लेकिन 1 जनवरी 2020 से जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए आपने इसे 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किराए पर उठा दिया, 1000 पर मंथ के हिसाब से किराए पर उठा दिया। तो मैंने कहा था यदि आपके पास एक ही मकान है और उसको आप खुद के रहने के लिए काम ले रहे हो तो उसकी जो एनुअल वैल्यू नील मानेंगे। लेकिन आपने पार्ट टाइम के लिए, बाद के कुछ समय के लिए आपने इसे किराए पर उठा दिया गया है, तो फिर इसे किराए पर उठा हुआ मकान ही मानेंगे। लेकिन इससे किराए पर उठा हुआ मकान केवल 3 मंथ्स के लिए ही मानेंगे, बाकी टाइम के लिए हम इसे किराए पर उठा हुआ मकान नहीं मानेंगे। जो साल भर 12 महीने होते हैं ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च आप काउंट करोगे तो आपके लिए यहाँ पर 12 महीने काउंट होंगे। लेकिन हम केवल 3 महीने के लिए आपने किराए पे दिया था, तो 3 महीने के लिए हम ये मानेंगे 3 महीने के लिए हमने किराए पे दिया है, क्योंकि मकान आपके पास में एक ही है। तो वो 3 × 1000 करेंगे तो आपका जो रेंट रिसीवेबल अमाउंट कितनी बनेगी, 3000 बनेगी। तो आपको टैक्स जो अमाउंट चुकाना पड़ेगा किस्त पे देना पड़ेगा, 3000 रुपये पे देना पड़ेगा। बाकी टाइम आप ये मानेंगे खुद ने आपने पूरा काम में लिया है। नेक्स्ट
One house of the Suresh is constructed in 2 units so that 2 families may reside. One unit is self-occupied by him and another unit is occupied by the his minor son. तो देखिए यहाँ पर मकान है, 2 यूनिट्स के अंदर बनाया गया है मकान किसे 2 यूनिट्स में बनाया गया, एक पार्ट ए कर दिया और एक पार्ट के अंदर बी बना दिया। तो देखिए मकान तो पार्ट चाहे 10 पार्ट में बनाया, चाहे 20 पार्ट में बनाया, चाहे 4 बनाए, मकान तो हमेशा एक ही माना जाएगा वो। ठीक है, अब क्या हुआ, एक पार्ट में वो रह रहा था तो ये मकान तब भी उसका पूरे का माना जाएगा, चाहे बी के अंदर चाहे वो रह रहा हो या नहीं रह रहा हो। लेकिन बी के अंदर से क्या करा, अपने हिज माइनर सन को दे दिया। माइनर सन का मतलब मेजर सन नहीं, माइनर सन है मतलब अवयस्क बालक है। अवयस्क बालक है तो अवयस्क बालक भी उसका खुद का ही हिस्सा माना जाएगा। अवयस्क बालक यदि रहता है तो ये मानेंगे खुद ही अपने काम में ले रहा है वो। आपको मैंने बताया खुद के काम लेने के लिए क्या क्या नियम थे। आप खुद के भाई आप खुद रह रहे हो, जीवन साथी रह रहे हो, जो माइनर सन डॉटर है वो रह रहे हो, आपके डिपेंडेंट भाई बहन रह रहे हो और मदर फादर रह रहे हो। यदि ये सब लोग रहते हैं तो आप खुद के काम में माना जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि यहाँ पर भी वही रह रहा है और यहाँ पर भी वो खुद ही काम में ले रहा है। तो पूरी यूनिट को ही वो पूरा खुद के लिए ही काम ले रहा है। इस कारण इसकी एनुअल वैल्यू आप नील लेंगे। लेकिन इसके अंदर एक बात ये और ज़रूर है, आगे इसमें विल विट मेक एनी डिफरेंट इज सन इज मेजर। यदि आगे दूसरा बोला कि सन यदि जो उसका जो पुत्र है वो मेजर होता, वो वयस्क होता, तो फिर आपका आंसर क्या जाता। तो देखिए आपका ये आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, जैसे ही मान लीजिए मेजर हो जाता है तो मेजर होता है हम ये मानेंगे कि अब ये हमारा परिवार का सदस्य ही नहीं है। भाई हमारे परिवार के जो स्वयं के यूज के अंदर हम इसे काउंट कर ही नहीं सकते क्योंकि अब ये मेजर हो चुका है। तो हम ये मानेंगे कि इस हिस्से को आपने किराए पर उठा दिया, तो इस मकान को हम पूरा ये मकान को एक ही यूनिट मानते हैं, चाहे उसका भले ही आपने एक पार्ट ही किराए पे दिया हो, लेकिन मकान को आपको पूरे को एक ही माना जाएगा। तो हम ये माने जाएंगे कि इसका एनुअल वैल्यू हम नील नहीं लेंगे और पूरा मकान हम किराए पर उठा हुआ माना जाएगा। वापस समझ लीजिए कि ये मैं बनाता हूँ कि ये आपने मकान बनाया, इसके 2 पार्ट थे, एक में आप सेल्फ रह रहे थे और एक में आपका माइनर सन रह रहा था। तो माइनर सन रहे हो या आप खुद रहे हो, बात एक ही है। तो इस पूरे मकान के एनुअल वैल्यू नील मानेंगे। दूसरे केस में क्या हो गया वो मेजर हो गया, वो मैच्योर हो चुका है और वो खुद एक अपने आप में मैच्योर होने के कारण उसको एक पराया व्यक्ति मान लिया गया है। यहाँ पे इनकम टैक्स के पर्पज से भाई इसे बाहरी व्यक्ति मान लिया गया है। तो उसे मान लिया गया है कि ये मकान अब आपने किराए पर उठा दिया, तो आपका पूरा मकान ही किराए पर उठा हुआ मान लिया जाएगा। अब एनुअल वैल्यू आप नील नहीं लेंगे। नेक्स्ट है रजत हैज 2 हाउस एंड बोथ आर यूज बाय हिम फॉर सेल्फ रेसिडेंस। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें एक मकान को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी एक मकान को तो वो ये मान सकता है कि किराए पर उठाएगा, किसी भी एक मकान को मान सकता है कि वो खुद के काम में ले रहा है। सिंपल सा नियम है। कृष्णा हैज 3 हाउसेज एंड ऑल द 3 हाउसेज आर यूज बाय हिम फॉर ऑन रेसिडेंट। तो इसके पास 3 हाउस है तो 3 में से किसी एक को भी वो अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है, बाकी 2 को उसको डीम टू भी लेट आउट मानना पड़ेगा। पंकज हैज 2 हाउस, वन एट जयपुर विच इज यूज बाय द हिम और for self resident and another use is at Delhi which could not be used because his service as Jaipur. No other benefit is taken by him from this houses. देखो यहाँ पर हम कन्फ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हम कन्फ्यूज करने की कोशिश की जा रही है कि सब वो उसकी मजबूरी है, उसके सब ऐसा शो किया जा रहा है। उसके पास 2 मकान है, 2 मकान कहाँ पर है, एक तो मकान है आपका इसमें जयपुर में मकान है और एक कहाँ मकान है दिल्ली के अंदर मकान है। 2 मकान है, एक मकान यहाँ है और एक मकान यहाँ पर है। वो बोला कि दिल्ली वाले मकान को हम काम में इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि उसकी जयपुर में सर्विस है, इस कारण दिल्ली वाले मकान को काम में नहीं ले पा रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 मकान उसके पास हो चुके हैं। तो वो किसी एक मकान को ही अपने पास में खुद का सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है। तो ऑलरेडी जयपुर वाले मकान में रह रहा है तो जयपुर वाला मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। दिल्ली में वो चाहकर भी नहीं रहे चाहे नहीं रहे, वो दूसरा मकान हो गया। तो दूसरे मकान को तो आपको हमेशा डीम टू बी लेट आउट मानना है। अभी उसके पास केवल एक ही मकान होता है दिल्ली के अंदर ही, फिर वो मजबूरी में जयपुर में अगर किराए पर रह रहा होता तब तो बात लगती है। लेकिन यहाँ जयपुर में भी उसका खुद का मकान है और उसके अंदर वो रह ही रहा है, तो इससे तो अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे और दिल्ली वाले जो मकान को है उसे डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे। इसके अंदर हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि नहीं वो मजबूरी में नहीं रह रहा है। या तो ऑलरेडी 2 मकान हो गए, 2 मकान होते तो वो नियम लगेगा नहीं एप्लीकेबल। फिर तो वो ये नियम सीधा सिंपल सा नियम है, किसी भी एक मकान को तो आप मान लीजिए कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दूसरे मकान का आप मान लीजिए डीम टू लेट आउट है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी और इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, जो भी हमारा फॉर्मूला है जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे। इस प्रकार आज की क्लास ये कंप्लीट होती है। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, आप इसे रिवाइज करें, समझे अच्छी तरीके से। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।